जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप सभी के उज्जवल भविष्य और बेहतर स्वास्थ्य के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और आप इसी प्रकार से हंसते मुस्कुराते हुए पूरे जोश के साथ अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाइए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बायोलॉजी क्लास 12th के बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर वंशागति के आणविक आधार के क्वेश्चन बैंक, बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक 2009 से 2024 तक जो भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के कंसेप्ट वाइज हम लोग उसके आंसर को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम आपको कंसेप्ट बताएंगे। अगर किसी का बीच में क्लास भी छूटा हो, अगर इन सभी कंसेप्ट को साथ में करते हुए आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखें तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। अब इस प्रकार के सभी प्रश्न को हल करने के लिए पहले अपने नोट्स बनाइएगा और नोट्स पर पहले हम जो भी इसके आगे 4 5 6 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं सब एक ही कंसेप्ट पर आधारित है। तो आप पहले कंसेप्ट लिखिएगा, उसके बाद आप फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को लगातार हम लोग देखते चलेंगे। तो आप पहले कंसेप्ट को जानें कि डीएनए के बारे में जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिस पर अधिक से अधिक प्रश्न आपके पूछे गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? डीएनए तथा आरएनए। यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों जो हैं न्यूक्लिक अम्ल हैं। अब डीएनए और आरएनए चाहे न्यूक्लिक अम्ल जो हो एक पॉलीमर है। दोनों जो क्या हैं? पॉलीमर हैं, अर्थात ये कई छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने हुए हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका मोनोमर इकाई क्या है, यानी एकलक इकाई क्या है, जिससे कि ये छोटे छोटे अणुओं से जिससे मिलकर बने हैं उन छोटे छोटे अणुओं का नाम क्या है। या ये भी पूछ सकता है कि न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है, न्यूक्लिक अम्ल का पॉलीमर, न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बना होता है, या डीएनए आरएनए किससे मिलकर बने होते हैं। तो ये मिलकर बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। किससे मिलकर बने हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड से। कई जब छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो डीएनए तथा आरएनए बनते हैं, और डीएनए आरएनए क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल है। अब न्यूक्लियोटाइड भी जो है ये 3 चीज से मिलकर बना हुआ है। ये अकेले ये भी नहीं बना है बल्कि 3 चीज से मिलकर बना है। एक है फॉस्फेट, जिसका सूत्र होता है बंध PO4 माइनस माइनस। दूसरा होता है पेंटोज शुगर। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है राइबोज जो कि आरएनए में होता है, और दूसरा होता है डीऑक्सी राइबोज। इसमें न्यूक्लियोटाइड जो तीसरा जो अणु है, जो इसमें तीसरा जो अणु जुड़ा है वो है नाइट्रोजन क्षार, जो कि नाइट्रोजन क्षार से ही अभी का आपका क्वेश्चन है, नाइट्रोजन क्षार। अब नाइट्रोजन क्षार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ये सभी कंसेप्ट पहले आप लिख लेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। नाइट्रोजन क्षार जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पायरिमिडीन। प्यूरीन जो होता है वो 2 हैं। प्यूरीन 2 होते हैं, ए और जी, एडेनिन और गुआनिन। कौन कौन से हैं?
एडिनिन और गुआनिन। एडिनिन को हम ए से दर्शाते हैं और गुआनिन को जी से दर्शाते हैं। तो आप प्यूरिन ध्यान रखिएगा एजी है, और पायरिमिडीन जो होता है ये 3 होते हैं। एक होता है, इसको भी आप शॉर्ट में ध्यान रखिएगा, कॉट, यानी कि एजी कॉट। एजी में केवल 2 नाइट्रोजन क्षार हैं और ये शब्द भी छोटा है। अगर एजी और कट ध्यान भी हो गया, अगर ये कंफ्यूजन होने लगा कि कट प्यूरिन है कि पायरिमिडीन है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि पायरिमिडीन बड़ा शब्द है तो इसके साथ 3 नाइट्रोजन क्षार है, और प्यूरिन छोटा शब्द है तो इसके साथ 2 हैं। 2 है तो याद आ जाएगा कि एजी है तो एडिनिन और गुआनिन। CUT याद आ जाएगा, तो ये है साइटोसिन, साइटोसिन, और दूसरा है यूरेसिल, यूरेसिल यानी यू, और तीसरा है थायमीन, थायमीन, थायमीन यानी कि टी, साइटोसिन यानी कि सी। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन क्षार हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी ध्यान रखिएगा कि डीएनए जो होता है, डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो होता है ATGC, जिसमें से ए और जी हो गए, ये हो गया प्यूरिन, और टी और सी जो हो गए ये हो गया पायरिमिडीन, पायरिमिडीन। हम ATGC इसलिए कहे हैं क्योंकि ए और टी के बीच डबल हाइड्रोजन बंध होता है, और डीएनए में जी और सी के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बंध होता है, इसलिए इसका क्रम ATGC हो गया। और इसी प्रकार से यदि आरएनए को हम लोग देखें, आरएनए, तो आरएनए में होता है AUGC। अब यदि AUGC को अगर हम देखें तो ए और जी जो हो गए ये प्यूरिन हो गया, प्यूरिन, और यू और सी जो हो गया पायरिमिडीन, पायरिमिडीन। तो इतना कंसेप्ट आप यदि पहले आप लिख लें तो इसी पर आधारित आप देखेंगे कि कई प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे, कई प्रश्न आपको इसी पर मिल जाएंगे। इसमें भी ए और यू के बीच डबल बंध होता है आरएनए में, और जी और सी के बीच ट्रिपल बंध होता है। तो इतना कंसेप्ट के बाद अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे उस प्रश्न में पूछा है कि डीएनए में, इस प्रश्न में पूछा है कि डीएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है, डीएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि डीएनए के पायरिमिडीन कौन कौन से हो गए, थायमीन और साइटोसिन। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसमें ऑप्शन कौन सा है, थायमीन और साइटोसिन। देखिए इसका ए ऑप्शन है थायमीन और साइटोसिन। चलिए सेकंड जो हमारा सेकंड प्रश्न है, सेकंड जो प्रश्न है वो है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। अभी मैं कहा था कि आपसे पूछ सकता है कि पॉलीमर है, या ये भी पूछ सकता है कि न्यूक्लिक अम्ल किसका, न्यूक्लिक अम्ल का मोनोमर इकाई क्या है। तो पॉलीमर के जगह अभी तो पूछ दिया न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, यानी कि आपको बताना है कि ये किन छोटे अणुओं से मिलकर बना है। या ये भी पूछ सकता है कि न्यूक्लिक अम्ल का मोनोमर इकाई क्या होता है। तो उस स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में थोड़ा सा अंतर होता है, वो आगे आपको अभी प्रश्न में ही मिलेगा। अमीनो अम्ल जो यहाँ पे नाम दिया है, अमीनो अम्ल भी इकाई है, लेकिन किस चीज का है, तो वो प्रोटीन का मोनोमर इकाई है। यानी आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन, अगर न्यूक्लिक अम्ल के जगह पे प्रोटीन लिखा होता और कहता कि प्रोटीन पॉलीमर है, तो उस स्थिति में इसका आंसर सी हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 3rd नंबर, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजन बेस के बीच कौन सा
बंद होता है। न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए या आरएनए। अगर आप डीएनए या आरएनए में देखें, ये यदि हमारा ये डीएनए एक है, तो डीएनए में अगर यहाँ पे एडेनिन है, नाइट्रोजन बेस के बीच पूछ रहे हैं, तो नाइट्रोजन बेस ATGC होता है, तो एडेनिन बंध बनाता है थाइमिन से, और दोनों के बीच जो बंध होता है, ये जो बंध है हाइड्रोजन बंध है, हाइड्रोजन बंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ये 2016 एनुअल एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 4th नंबर, बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजन बेस के कितने पेयर्स होते हैं? पेयर्स मतलब जोड़ा। कह रहा है कि डीएनए के एक घुमाव में, डीएनए के एक घुमाव में यहां से यहां तक जो नाइट्रोजन बेस होते हैं कितने जोड़े में होते हैं? तो ये 10 जोड़े होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जोड़े होते हैं। ये कितने होते हैं? 10 जोड़ा, यानी कि 10 पेयर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5 नंबर, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस यानी नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार डीएनए में नहीं होता है? अभी हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे कि डीएनए में जो होता है नाइट्रोजन क्षार, डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होता है वो होता है ATGC, और आरएनए में जो होता है, आरएनए में जो होता है AUGC। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कॉमन क्या हो गया? A कॉमन हो गया, C कॉमन हो गया, G कॉमन हो गया, T और U। डीएनए में अगर पूछा कि क्या चीज नहीं है तो यूरेसिल नहीं है। अगर आरएनए में पूछता कि क्या नहीं है तो वो हो जाता, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर पूछा कि डीएनए में क्या नहीं है तो यूरेसिल नहीं है, अगर आरएनए में पूछता कि क्या नहीं है तो थाइमिन नहीं है। तो लेकिन क्वेश्चन है कि बी डीएनए में क्या चीज नहीं है? तो डीएनए में अगर देखा जाए तो यूरेसिल नहीं है, नहीं है पूछा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 6 नंबर, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? ये चारगाफ रूल पर आधारित है। तो थोड़ा सा इस प्रश्न के लिए हम चारगाफ नियम को भी साथ में ध्यान रखते हुए हल करेंगे। चारगाफ के नियम, उस नियम में क्या कहा गया है कि गुआनिन बराबर है साइटोसिन के तथा एडेनिन बराबर है थाइमिन के। अब कह रहा है प्रश्न में कि साइटोसिन 18% है, यानी कि साइटोसिन अगर दे दिया 18 तो गुआनिन भी 18 हो जाएगा। थाइमिन का जितना संख्या होगा उतना ही एडेनिन की संख्या होगा। तो प्रतिशत में कह रहा है तो हम इसको मान सकते हैं कि A प्लस T प्लस G प्लस C बराबर 100, जो कि प्रतिशत में है। तो इसमें प्रश्न में जैसे कि यहाँ पे आप प्रश्न देख रहे हैं कि साइटोसिन को 18% कहा गया है, तो हम साइटोसिन को यहाँ पर 18% किए तो स्वाभाविक सी बात है कि गुआनिन भी हो जाएगा 18। एडेनिन और थाइमिन नहीं दिया है तो इसको हम मान लेते हैं X, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये भी हो जाएगा X। अब सबको जब जोड़ेंगे तो ये भी मान कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। जब 100 होना चाहिए तो अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 36 इक्वल टू 100। फिर ये हो जाएगा 2x बराबर 100 माइनस 36। अब ये हो जाएगा 2x बराबर 64। इसलिए x इक्वल टू
64/2 इक्वल टू 32, यानी कि एडेनिन भी 32 हो जाएगा और थाइमिन की भी मात्रा कितना हो जाएगा 32%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7 नंबर, न्यूक्लियोसाइड है। देखिए न्यूक्लियोटाइड भी होता है और न्यूक्लियोसाइड। अगर यहाँ पे शब्द में अंतर देखेंगे तो यहाँ पे दिया है न्यूक्लियोसाइड, और जो न्यूक्लिक अम्ल का मोनोमर इकाई होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड। तो जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो सिर्फ 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से हैं? तो एक होता है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर अब प्लस नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसे शुगर प्लस फॉस्फेट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं, शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस, ये करें नाइट्रोजन युक्त बेस प्लस फास्फेट। तो फास्फेट तो इसमें होता ही है, जिसमें आपको फास्फेट आप इससे पहचान सकते हैं कि जिसमें ट है, ट जो है, ट से आप पहचान सकते हैं अगर न्यूक्लियोटाइड रहा तो उसमें फास्फेट रहेगा, और नहीं तो अगर न्यूक्लियोसाइड पूछा है तो उसमें फास्फेट नहीं। तो इसमें फास्फेट है, ये भी नहीं होगा, ये फास्फेट है तो ये भी नहीं होगा, ये फास्फेट है तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? शुगर प्लस एक नाइट्रोजन क्षार युक्त बेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8 नंबर, डीएनए अणु का प्यूरिन क्षार। अभी हम लोग कंसेप्ट जो शुरुआत में किए थे वो नाइट्रोजन क्षार जो डीएनए में होता है या आरएनए में होता है, डीएनए और आरएनए में कोई दोनों में प्यूरिन समान होता है, और प्यूरिन है, प्यूरिन जो है डीएनए हो चाहे आरएनए हो उसमें होता है A, G, यानी एडेनिन और गुआनिन। तो कौन सा है? एडेनिन और गुआनिन, ये हो जाए। अगर पायरिमिडीन कहता तो डीएनए में आप लोग अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही किए हैं, साइटोसिन तथा थाइमिन डीएनए में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9 नंबर, डीएनए निम्न में किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो देखिए एक है टीएमवी, टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी में इसका पूरा नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। ये पौधे पर आक्रमण करने वाला वायरस है, तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, आरएनए होता है। और जो डीएनए हो, जो एक दूसरा यहाँ पे नाम दिया गया है वो है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज जो होता है, बैक्टीरियोफेज जो है ये बैक्टीरिया पर आक्रमण करने वाला वायरस है। तो इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो होता है डीएनए, इसमें होता है डीएनए। तो इस प्रकार से यहाँ पे आंसर, अगर हम बैक्टीरियोफेज का जो संरचना देखें तो कुछ इस प्रकार से है, और इसी में ये आनुवांशिक पदार्थ होता है और ये होता है डीएनए। तो आप इसी को बना लीजिएगा, इसको आप रहने दीजिएगा। ये बैक्टीरियोफेज से आपके फिगर से भी ध्यान रहेगा, ये होता है डीएनए, और ये टोबैको मोज़ेक वायरस, बल्कि ये पूरा नाम लिखते हुए इसको आप रहने दीजिएगा। टोबैको मोज़ेक वायरस में आरएनए होता है, और बैक्टीरियोफेज का ये फिगर बनाते हुए उसमें ये आनुवांशिक पदार्थ डीएनए को दर्शा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 10 नंबर, डीऑक्सीराइबोज शर्करा तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के होते हैं। तो देखिए डीऑक्सीराइबोज शर्करा हो या चाहे राइबोज शर्करा हो, अगर उसका संरचना देखें तो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए और एक कार्बन यहाँ भी होता है, अगर देखा जाए तो पहला कार्बन यहाँ है, 2, 3, 4 और 5,
इसमें कार्बन की संख्या अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5, और जिसमें 5 कार्बन हो उसको कहा जाता है पेंटोज। पेंटोज। राइबोज शर्करा और डिऑक्सी राइबोज शर्करा में कार्बन संख्या 2 पर इस पर अंतर होता है। डिऑक्सी राइबोज शर्करा में दोनों तरफ H होता है और राइबोज शर्करा में यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन पर OH होता है। तो डिऑक्सी राइबोज शर्करा कहे चाहे राइबोज शर्करा कहे, ये दोनों जो हैं पेंटोज शुगर हैं। ट्राइयोज, हेक्सोज, हेप्टोज नहीं है। हेप्टोज का मतलब हो गया कि इसमें 7 कार्बन है, हेक्सोज का मतलब हो गया इसमें 6 कार्बन है, लेकिन पेंटोज का मतलब हो गया कि ये 5 कार्बन वाला। ट्राइयोज का मतलब ट्राइयोजेस, इसमें 3 कार्बन हैं, तो इसका हो जाएगा पेंटोज 5 कार्बन वाला। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 11 नंबर, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो बच्चों ध्यान दें, जो वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए का जो एक्सप्लेनेशन उसके संरचना को देखे थे वो एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी से देखे थे। एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी कुछ इस प्रकार के मशीन होता है, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, और यहां से एक रे निकलता है और इसको जब क्रिस्टल से डीएनए से हम गुजारते हैं, डीएनए जैसे यहां पर, जैसे ये डीएनए से गुजारा गया और फिर इससे एक स्क्रीन पर इसे देखा जाता है, इस स्क्रीन पर। तो यहां से रे जहां पे सघन भाग होगा उसके अनुसार ये फैलता है, तो ये होता है एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 12 नंबर, जब डीएनए के एक विलगन टुकड़े को 82 से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, ये पीसीआर तकनीक से क्वेश्चन है। पीसीआर तकनीक में जब हमें डीएनए का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा उसका अलग भाग का कई कॉपी तैयार करना होता है, तब ये भाग करते हैं 82 से 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। इस प्रश्न के अनुसार आपसे कहा जा रहा है, जैसे कहा जा रहा है इसमें, यहीं पर आप साइड में देखें कि एक डीएनए का टुकड़ा है विलगन, यानी डीएनए का एक विलगन, यानी कि डीएनए का ही एक भाग अलग हुआ है जो कि आपस में ये बंध बनाया हुआ है। इसको यदि हम 82 से 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो पीसीआर तकनीक आपको आगे एक और चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, उसमें पीसीआर के पूरा विस्तृत भाग को पढ़ना है। तो उसमें पहले ये डीनेचुरेशन, इस टेम्परेचर पे ये डीनेचर हो जाता है। डीनेचुरेशन ये प्रोसेस होता है कि यहाँ से ये बंध जो होते हैं आपस में टूट जाते हैं, यानी कि एक स्ट्रैंड जो ये 5' से 3' है और नीचे वाला 3' से 5' है, तो ये दोनों स्ट्रैंड जैसे 5' से 3' जो है, ये जो बंध इस प्रकार से है नाइट्रोजन क्षार का, और दूसरा जो टुकड़ा है ये भी दोनों आपस में अलग हो जाते हैं। जो बीच में हाइड्रोजन बंध होता है वो टूट जाता है। तो यानी कि इसी को कहते हैं डीनेचर हो जाना, विकृत हो जाना, या डीएनए का विकुंडलन। तो इसमें जो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए का विकुंडलन हो जाना, यानी कि ये दोनों आपस में जो बंध है हाइड्रोजन बंध द्वारा ये जुड़े हुए थे वो दोनों टूटकर अलग अलग हो गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका विकुंडलन हो जाता है। इसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन, इसी को यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है विकुंडलन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? आपको पता है कि अगर एक डीएनए है, ये यदि डीएनए है
तो किसी विशिष्ट स्थल से इसको काटने का कार्य करता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। जैसे अगर वो विशिष्ट स्थल से, वो स्थान उसका निश्चित है, जैसे यहाँ से एक दोनों स्ट्रैंड को ये काटता है, अगर दोनों स्ट्रैंड को इस तरफ से काटे तो ये जो काटने वाला जो एंजाइम होता है, ये जो एंजाइम है ये है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। अब रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज जैसे एक है इको आर वन, हिंड 3, ये सभी नाम आपको बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी उसमें फिर से आएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा, देखिए पॉलीमरेज है तो ये नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है न्यूक्लियेज, वो भी आधा नाम दिया है आपको। यहाँ से देखें इसका पूरा नाम है रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज, तो इसमें सिर्फ दिया है न्यूक्लियेज, इस शब्द को दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। लाइगेज जो होता है, लाइगेज जो एंजाइम होता है ये डीएनए को जोड़ने का कार्य करता है। पॉलीमरेज जो होता है वो डीएनए के संश्लेषण का कार्य करता है। डीएनए के, अगर पूछता है ये क्वेश्चन कि डीएनए का संश्लेषण कौन सा एंजाइम करता है, तो पॉलीमरेज। न्यूक्लियेज क्या करता है, न्यूक्लियेज यानी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज जो है वो डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का, विशिष्ट स्थल से काटने का कार्य करता है, इसीलिए इसको कहते हैं जैविक कैंची। जो शब्द बाबू बोला जा रहा है इसको भी आप पॉइंट करके लिख सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज को कहते हैं जैविक कैंची। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, डीएनए तथा आरएनए समान है, यानी कि यह पूछ रहा है कि किस मामले में समान है। तो देखिए जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया द्विगुणन में सक्षम होने के नाते, तो द्विगुणन में सक्षम केवल डीएनए होता है, आरएनए का द्विगुणन नहीं हो पाता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है समान शर्करा होने के कारण, तो आपको पता है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा है और आरएनए में राइबोज शर्करा है, तो इस मामले में भी डीएनए और आरएनए समान नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, ये सही पॉइंट है, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के हैं, आप लोग पहले भी लिखे हैं कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के हैं, डीएनए और आरएनए, और दोनों का मोनोमर इकाई जो होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड, तो ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। समान पायरिमिडीन भी समान नहीं है। डीएनए में आप लोग कई बार लिख चुके हैं कि डीएनए जो होता है एटीजीसी होता है, और इसमें पायरिमिडीन डीएनए देखा जाए तो सी और टी होता है, डीएनए में जो होता है वो होता है सी और टी, और आरएनए में जो होता है सी और यू होता है, तो इस मामले में भी अलग है। समान शर्करा अभी आप लोग देखें कि डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा और आरएनए में होता है राइबोज शर्करा, इसका द्विगुणन भी नहीं होता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड के बहुलक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। देखिए आरएनए में जो पायरिमिडीन, अभी हम लोग उसको कर रहे थे, आरएनए में जो पायरिमिडीन होता है वो सिर्फ होता है साइटोसिन और यूरेसिल, थाइमिन नहीं होता है, तो कौन सा हो जाएगा साइटोसिन और यूरेसिल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यूरेसिल किससे संबंधित है, अभी इस पर प्रश्न हुआ था। तो आप जानते हैं कि आरएनए में क्या क्या होता है, AUGC, तो यूरेसिल जो है आरएनए से संबंधित है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आरएनए से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 17 नंबर, एंटीकोडान किस में पाया जाता है, mRNA, tRNA, तो इसका सही ऑप्शन है tRNA। tRNA का आप लोग संरचना बनाए हुए हैं कुछ इस प्रकार से, इसकी संरचना होता है जिसमें से इस भुजा को कहते हैं एंटीकोडान आर्म, एंटीकोडॉन आर्म, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये किसकी संरचना है, tRNA का, tRNA का।
तो सही आंसर हो जाएगा टीआरएनए। टीआरएनए ये 500 बुझाइए, ये एंटीकोडॉन आर्म, ये वाला हो गया एक्स्ट्रा आर्म, ये हो गया राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, ये हो गया अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, और ये हो गया आप लोग बनाए हुए हैं अमीनो एसिड सिंथेटेज बाइंडिंग साइट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 18 नंबर, आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसा होता है? यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है एमआरएनए का कि आरआरएनए का, एचएनआरएनए और टीआरएनए का। यहाँ पे जो ऑप्शन है ये टीआरएनए है। तो टीआरएनए का अभी आप लोग संरचना देखें, ये जो संरचना होता है इसी को कहा जाता है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, यानी हिंदी में इसको कहा गया है त्रिपर्णी संरचना। ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है और इसी को क्लोवर लीफ लीफ यानी पत्ती, इसी को कहा गया है त्रिपर्णी संरचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 19 नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न। आरएनए के आधार अनुक्रम, आरएनए का ये दिया हुआ है, सही आधार पर डीएनए का ये क्रम पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर दिया है, ध्यान दीजिएगा, इस पर आधारित कई प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर दिया है आरएनए का क्या क्रम है, ध्यान दीजिए। आरएनए पर जो क्रम है ए यू सी जी सी सी यू जी और ए, और इसी के रूप में आपको पूछ रहा है कि डीएनए में, यहाँ पर देखिए डीएनए पर अनुक्रम क्या होगा। तो डीएनए पर आप इसके अनुसार बनाएं तो आप जानते हैं कि एडेनिन जो होता है किससे जुड़ता है? एडेनिन जुड़ता है डबल बंध के द्वारा थाइमिन से। डीएनए में थाइमिन होता है। यू जो होता है, यानी कि अगर थाइमिन रहता तो ये एडेनिन से जुड़ता, तो इसके स्थान पे हो जाएगा ए, इसके स्थान पे हो जाएगा ए। आप देखिए इसके बीच डबल बंध बन जाएगा, इसके बीच डबल बंध बन जाएगा। सी जो होता है इससे ये ट्रिपल बंध बनाता है जी, और जी भी ट्रिपल बंध बनाता है सी के साथ। सी जो है ट्रिपल बंध बनाएगा जी के साथ, सी जो है ट्रिपल बंध बनाएगा जी के साथ, और यू जो है डबल बंध बनाएगा ए के साथ। जी जो है ट्रिपल बंध बनाएगा सी के साथ, और ए जो है डबल बंध बनाएगा टी के साथ। तो देखिए ये क्रम में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? टी ए जी, देखिए किस में ऑप्शन, टी ए जी सी जी जी सी जी ए सी टी, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है? इस पर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से प्रश्न हमेशा यहाँ से बन सकता है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 20 नंबर, ओकाजाकी फ्रैगमेंट कब बनता है? तो जब डीएनए का द्विगुणन होता है, डीएनए का द्विगुणन, उस पर आपको पता है कि एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है और एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है। जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है, एक स्ट्रैंड पर डीएनए का कंटिन्यूअस यानी सतत रूप से संश्लेषण होता है। जिस पर सतत रूप से होता है उसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड एक स्ट्रैंड पर ये उल्टा होता है, छोटे छोटे खंडों में होता है, छोटे छोटे खंडों में होता है। जिस पर छोटे छोटे खंडों में होता है उसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड का एक हिंदी नाम है पश्चगामी, क्योंकि ये उल्टा चल रहा है, तो पश्चगामी। और इस पर जो होता है असतत रूप से डीएनए का संश्लेषण होता है। इस पर जो डीएनए का संश्लेषण होता है वो सतत रूप से होता है। तो चलिए देखते हैं ओकाजाकी। हाँ, अब इसी छोटे छोटे जो खंड हैं, इस खंड को कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट।
तो ओका जाके किस पर बना है? पश्चगामी पर यानी लैगिंग पर बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 21, डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को, आपको सेंट्रल डोग्मा ध्यान होगा कि डीएनए से बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से आरएनए जो बनता है ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है ये कहलाता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। अगर इसका हिंदी नाम दे तो ये होता है अनुलेखन और ये होता है अनुवादन। ये हो गया अनुवादन और ये हो गया अनुलेखन। आप लोग बायो में हमेशा जब भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन जब आप देख रहे हो तो इसमें आप लोग निश्चित रूप से हिंदी में क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार उसी के पास इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग जरूर उसको पढ़ा करें। तभी आप लोग देखेंगे ऐसे करने से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं कि हिंदी में पता नहीं चलता है, लेकिन इंग्लिश में उसी को पढ़ते हैं तो आसानी से उसका आंसर क्लियर हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। हमारा 22 प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है सुकेंद्रकी में टीआरएनए, टीआरएनए, 5S आरएनए और एसएन आरएनए, ये आरएनए के ही छोटे छोटे जो ये भाग हैं, मुख्य रूप से तो हमारा है एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, लेकिन इनको भी बनाने में जो भाग लेता है वो होता है 5S आरएनए और एसएन आरएनए। इनसे भी ये मिलकर बने होते हैं। कि अनुलेखन, अनुलेखन देखिए जैसे यहाँ पे दे दिया, ट्रांसक्रिप्शन में पूछ रहा है कि कौन से इसमें से, जैसे दिया आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। तो ये मेन पहचान तो टीआरएनए से है, लेकिन एक साथ अब ये तीनों को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे के एग्जाम में ये तीनों को दे सकता है। ऐसे आपको ऑफलाइन क्लास में मैं बताया हूं कि आप ध्यान रखें RMT, RMT, इसका जो संश्लेषण आरएनए पॉलीमरेज तो कर रहा है, इसको 1, इसको 2 और इसको 3। और इसको याद रखने के लिए मैं जैसे HMT वॉच होता है, HMT वॉच होता है घड़ी, हाथ वाली घड़ी में HMT बहुत फेमस कंपनी, तो उस रूप में आप ध्यान रखिए RMT, HMT के जगह पे क्या ध्यान रखना है? RMT। अब R को कौन बना रहा है? राइबोसोमल आरएनए को कौन बना रहा है? तो आरएनए पॉलीमरेज 1। और M को कौन बना रहा है? तो आरएनए पॉलीमरेज 2। और टीआरएनए को कौन बना रहा है? तो आरएनए पॉलीमरेज 3। अब जैसे यहाँ पे प्रश्न में शामिल है टीआरएनए, तो टीआरएनए को एक पता है तो उस आधार पर भी कर सकते हैं टीआरएनए, लेकिन आगे आप लोग ध्यान रखेंगे कि 5S आरएनए और एसएन आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए उसको कहते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो उसको स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी बनाता है कौन? आरएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को बनाने में, अगर ऑप्शन में, चूंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन है इसलिए आरएनए पॉलीमरेज 3 किया गया, लेकिन अकेले अगर पूछता कि एसएन आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कौन बनाता है, तो उसमें आरएनए पॉलीमरेज 3 भी भाग लेता है और आरएनए पॉलीमरेज 2 भी भाग लेता है। तो लेकिन यहाँ पे 3 को एक साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन केवल किया गया है आरएनए पॉलीमरेज 3। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 23, डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को कहा जाता है। यानी कि अगर डीएनए से हमेशा क्या बनता है? आरएनए, आरएनए, डीएनए से आरएनए बनता है, तो इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। इसको कहे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन ये कह रहा है कि आरएनए के सांचे पर डीएनए बन रहा है, तो इसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी कि उल्टा ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो आरएनए से जो डीएनए बनता है तो यहाँ पर एक एंजाइम कार्य करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब जब जो डीएनए बनेगा, जो आरएनए से जो डीएनए बनेगा, अब इस डीएनए का नाम हो जाता है कंपलमेंट्री डीएनए। क्योंकि आरएनए से बना है तो इसको कहते हैं कंपलमेंट्री यानी कि सी डीएनए। सी डीएनए का अब नाम हो जाएगा, पूरा नाम है कंपलमेंट्री डीएनए। सी डीएनए जो आरएनए से डीएनए बनता है, इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जो डीएनए बन गया, अब उस डीएनए को क्या कहेंगे, तो उस डीएनए को कहते हैं सी डीएनए। डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण, ये तो क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। हमारा जब ये डीएनए सांचे पर आरएनए का निर्माण, तो देखिए डीएनए सांचे पर यानी कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो ये क्रिया क्या कहलाएगा, ये क्रिया कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ये पूरा नाम है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बन रहा है तो क्या कहलाया, ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए से डीएनए पूछता तो ये हो जाता रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आज जो फिर नया डीएनए बनता तो वो कहलाता है सी डीएनए यानी कंपलमेंट्री डीएनए। तो इसका डीएनए से आरएनए कह रहा है तो सही आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 24। एंटीकोडान किसमें पाया जाता है। एंटीकोडान आर्म की बात कर रहा है। तो एंटीकोडान आर्म आप लोग पहले कर चुके हैं। एंटीकोडान आर्म जो है ये टीआरएनए पर, ये किस चीज की संरचना है, इसी भुजा, ये टीआरएनए है और इसी भुजा को कहा जाता है एंटीकोडॉन। तो सही आंसर हो जाएगा टीआरएनए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 25। आरएनए से जो डीएनए बनता है, हाँ अभी इस प्रश्न को हम लोग कर रहे थे कि आरएनए से जो डीएनए बनता है। अभी मैं एक फिगर बनाया था कि डीएनए से क्या बना है, आरएनए। यहाँ पे वो फिगर होना चाहिए। और आरएनए से जो डीएनए बनता है इसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो डीएनए बना है, जो आरएनए से डीएनए बना, इस डीएनए को कहते हैं सी डीएनए यानी कि कंपलमेंट्री डीएनए। इसके पूरक ही रहता है इसलिए इसको कहा जाता है कंपलमेंट्री डीएनए। ये वाला हो जाएगा, इसको इस रूप में लिखा रहता है, आप लोग अलग से लिख लीजिएगा सी डीएनए, छोटा सी रहेगा और डीएनए बड़ा। इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 26। आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। तो आपको पता है कि जो जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक कोड की बात किया जा रहा है, तो जेनेटिक कोड 3-3 नाइट्रोजन क्षार के क्रम में होते हैं। जैसे अगर लिखा है ए टी जी जी सी सी ए, वो भी आरएनए पर वो कोड होता है, लेकिन डीएनए पर अगर हम लोग देखें तो ये 3-3 लेटर 3-3 नाइट्रोजन क्षार से बना होता है। और आपको पता है कि हमारे पास जो नाइट्रोजन क्षार है वो कितने हैं, तो 4 हैं, ए टी जी सी। तो 4 से 4 नाइट्रोजन क्षार से 3-3 का क्रम बनाना है तो हम कर सकते हैं 4 के पावर 3 इजक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 इजक्वल टू 64। तो सही आनुवांशिक कोड की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 64। जैसे हमारे पास, पहले यहीं से आप नोट कर लीजिएगा, नोट हमारे पास, हालांकि आरएनए से वो आनुवांशिक कोड होता है, तो अगर हम डीएनए पर देखें तो एटीजीसी इसी 4 से बनना है। हमने एटीजीसी कुछ यहाँ पे क्रम हमने लिखा, तो 3-3 का, ये 3 और इसकी संख्या कितना है, तो 4 है, इसीलिए हमने यहाँ पर किया 4 के पावर 3। तो टोटल आनुवांशिक कोड की संख्या कितना हो जाएगा, 64। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है
27 सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन मानव गुणसूत्र इसमें कौन से हैं? तो ध्यान देंगे आप जब एनसीईआरटी बुक मानव जीनोम परियोजना देखेंगे तो मानव जीनोम परियोजना में मानव जीनोम की विशेषताएं में बताया गया है कि जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम जो होता है वो फर्स्ट क्रोमोसोम होता है, उसमें बहुत सारे अनुबंध, उसमें बहुत सारे नाइट्रोजन क्षार होते हैं, और जो सबसे छोटा होता है वो वाई क्रोमोसोम होता है। तो सही आंसर हो जाएगा गुणसूत्र 1 एवं वाई। गुणसूत्र 1 जो है ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, और वाई जो है सबसे सबसे छोटा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 28 ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का मतलब हो गया कि टीआरएनए। टीआरएनए पूछा है टीआरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए यानी एमआरएनए के कोडॉन से बंधता है। तो आप लोग जैसे कि जब टीआरएनए की संरचना आप लोग बना रहे थे, टीआरएनए की संरचना जब आप लोग बनाए हैं तो कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से, और इस पर जैसे अगर कोड यहाँ पर ये एमआरएनए होता है, एमआरएनए, इस एमआरएनए पर जो भी कोड होगा, जैसे मान लेते हैं कि AUG होगा, तो इससे ये बंध बनाएगा, और ये भुजा होता है एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन आर्म। अब हम लोग देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रारंभन कोड है? प्रारंभन कोड एक होता है प्रारंभन कोड और एक होता है समापन कोड। तो प्रारंभ कोड जो होता है वो 2 हैं, आउजी जाउजी। आप इस रूप में ध्यान रखें, AUG आउजी, और दूसरा जो होता है समापन इसमें है GUG। याद रखने के लिए मैं आपसे बताया था आउजी, AUG, जाउजी, GUG, बहुत आसानी से आपको ध्यान रहेंगे। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। समापन कोड जो होता है, समापन कोड जो होता है उसको भी आप ध्यान रखेंगे, उवा उगा उग, इस नाम से उवा, UAA, उगा UGA, और उग UAG। तो ये प्रारंभन कोड पूछा है तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 30 नंबर, लैक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि करता है? लैक ओपेरॉन मॉडल जो था वो जीन अभिव्यक्ति यानी जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेट करता था, नियंत्रित करता था। और उसमें आपको ध्यान होगा कि अगर ये बैक्टीरिया ई कोलाई के अगर हम DNA का भाग देखें तो एक भाग होता है रेगुलेटर, दूसरा भाग होता है प्रोमोटर, और तीसरा भाग होता है ऑपरेटर, और इसके बाद होता है स्ट्रक्चरल जीन जिसमें ZYA होता है, लैक वाई और लैक ए। तो ये तीनों मिलकर इस जीन के संश्लेषण क्रिया को नियंत्रित करते हैं कि कब इसका निर्माण होना है, कब नहीं होना है। तो जैसे कह रहा है अनुदेशी जीन क्रियाविधि, अनुदेश मतलब इनके द्वारा ही आदेश होता है। जैसे अगर आप जानते हैं कि रेगुलेटर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन कहलाता है रिप्रेसर प्रोटीन। लैक्टोज नहीं रहने पर ये जाकर ऑपरेटर से जुड़ जाता है, अगर लैक्टोज रहेगा तो ये ऑपरेटर से नहीं जुड़ता है, खुद ये लैक्टोज से, अगर यहाँ पे लैक्टोज रहेगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो कह रहा है कि अनुदेशी जीन क्रियाविधि, अनुदेशी का मतलब हो गया आदेश देने का,
कि इन्हीं के द्वारा आदेश दिया जा रहा है, तो बिल्कुल ये सही है कि अनुदेशी क्रियाविधि को दर्शाता है। दमनकारी, दमनकारी का मतलब ये एक प्रकार का रिप्रेसर प्रोटीन भी बना रहा है। दमनकारी का इंग्लिश होता है रिप्रेसिबल, रिप्रेस करना, रिप्रेसिबल। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है, इसलिए ये रिप्रेसर दमनकारी की क्रियाविधि भी करता है। अगर लैक्टोज है तो उसके साथ जुड़ेगा, अगर लैक्टोज नहीं है तो ऑपरेटर के साथ जुड़ेगा। तीसरा ऑप्शन कर है गृह संचालन, यानी कि हाउस कीपिंग का भी कार्य करता है। हाउस कीपिंग का मतलब हो गया कि जैसे घरों में आप लोग देखे होंगे कि हमारे पास घर में जैसे 1 क्विंटल चावल रखा हुआ है, तो आवश्यकता अनुसार जो उसका जो नियंत्रण होता है कि अगर आज के डेट में, अगर आज के दिन 4 लोगों का खाना बनाना है तो सिर्फ 4 ही लोग का उसमें से हम चावल निकाल कर उसको बनाया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है गृह संचालन की भांति, जैसे कि अगर लैक्टोज है तब तो ये एंजाइम बनना चाहिए, अगर लैक्टोज नहीं है तो ये एंजाइम नहीं बनना चाहिए। तो इसी प्रकार इसी को कहते हैं गृह संचालन। जैसे घरों में हम लोग हर कार्य को नियंत्रित करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर जीन के ये नियंत्रण का भाग कर रहा है, इसलिए इसको गृह संचालन जीन संरचना भी कहते हैं। यानी कि अनुदेशी भी हो गया, दमनकारी भी हो गया, गृह संचालन भी हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 31, निम्न में कौन सा मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ है? ये एक यूनिक क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ का मतलब हो गया, इसको आप लोग लिख लेंगे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे, कुछ जीन ऐसे होते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये ऐसा कुछ ही जीन होते हैं। इसका खोज जैसे कि सबसे पहले इसको देखे थे बर्बरा मैक्लीटॉक। कौन देखे थे? बर्बरा मैक्लीटॉक। और वो भी देखे थे मक्का में। तो मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ का अर्थ है जो एक स्थान से, जो जीन एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। अब स्थानांतरित हो रहा है तो इसको हम जंपिंग जीन भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ से जंप किया, यहाँ पे चला गया, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया है जंपिंग जीन भी कहते हैं। और ट्रांसपोजोन जो ट्रांसफर शब्द से हुआ है, दोनों चीजें इसमें शामिल है। जो स्थानांतरित हो रहा है, स्थानांतरण को हम कहते हैं ट्रांसफर, तो ट्रांसफर शब्द से भी हुआ है ट्रांसपोजोन। और जंपिंग जीन यानी कि उछल कूद ये करता है, जंप करता है, एक स्थान पे रहेगा, एक स्थान से ये यहाँ से जंप किया, दूसरे स्थान पे गया। और जिसको सबसे पहले देखे कौन थे? तो मैक्लीटॉक, आप नाम लिख लीजिएगा, मैक्लीटॉक। और किस चीज में किए थे? तो मक्का में। जंपिंग, आपसे पूछ सकता है जंपिंग जीन का खोज किसने किया या ट्रांसपोजोन का खोज किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 32, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो ओपेरॉन मॉडल जो प्रस्तावित किए थे वो थे जैकब तथा मोनोद होंगे, जैकब तथा मोनोद। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो ओपेरॉन मॉडल जीन के संश्लेषण, जीन के एक्सप्रेशन, जीन के संश्लेषण तो होता है, लेकिन कब होता है, क्या चीज होता है, इसको वो नियंत्रित करता है। उसको एक्सप्रेस कब होना है, कब नहीं होना है, इसके लिए ये रेगुलेशन का कार्य करता है, यानी नियंत्रण का।
नियंत्रण, यानी जीन एक्सप्रेशन के नियंत्रण, वो हेडिंग ही है आपके एनसीईआरटी में। तो जीन अभिव्यक्ति का हिंदी में है जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण। तो जीन एक्सप्रेशन का हिंदी होता है जीन अभिव्यक्ति, और उसके नियंत्रण है ओपेरॉन मॉडल। तो इसका हो जाएगा जीन का रेगुलेशन, या पूरा भी दे सकता है कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण। नियंत्रण का ही इंग्लिश है रेगुलेशन। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग पुनरावृत्त डीएनए पुनरावृत्त डीएनए की पहचान करते हैं। अब पुनरावृत्त डीएनए की पहचान तो इसमें कहीं पर दिया नहीं है। इसमें दो ऐसे नाम हैं जिसमें हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है, जिसमें कि एक है डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है कि जो आपराधिक कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उसके डीएनए का फोरेंसिक जांच करते हुए जो संदिग्ध व्यक्ति है उसका डीएनए और जिससे उस स्थान का हो, चाहे किसी व्यक्ति के डीएनए से मैचिंग करना हो, तो दोनों के डीएनए का प्रोफाइल चेक किया जाता है कि उसमें किस प्रकार से पुनरावृत्त डीएनए है और जो आपराधिक है उसका प्रोफाइल डीएनए क्या है। अगर दोनों का मैच कर जाता है तो वो आपराधिक जो संदिग्ध था उसका निर्णय लिया जाता है कि ये अगर वो उस अपराध में शामिल है कि नहीं है। तो यानी कि डीएनए प्रोफाइलिंग भी किसके अनुरूप है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के। और दूसरा है डीएनए टाइपिंग। तो डीएनए टाइपिंग का भी उपयोग किस लिए किया जाता है कि कोई आनुवांशिक रोग है या किसी बच्चे का अगर पिता की जानकारी प्राप्त करना है तो उसमें हम डीएनए टाइपिंग में क्या किया जाता है कि संदिग्ध जो व्यक्ति है या कोई रोगी है तो उस रोगी के डीएनए की तुलना उसके परिवार के किसी भी सदस्य से उसकी तुलना किया जाता है। तो एक परिवार के अगर हैं तो अधिकांश डीएनए का जो नाइट्रोजन क्षार है वो आपस में मैच करेंगे। तो इस आधार पर जो नाइट्रोजन बेस का जो क्रम है जो किसी परिवार के सदस्य से मिलाना, यानी आनुवंशिक रोग की जांच करने के लिए या उसके माता पिता की जानकारी प्राप्त करने के लिए परिवार के सदस्य से, उसी के परिवार के सदस्य से अगर हम उसके बेस पेयरिंग करते हैं, डीएनए को हम मिलाते हैं तो उसको कहा जाता है डीएनए टाइपिंग। तो डीएनए टाइपिंग हो चाहे डीएनए प्रोफाइलिंग हो, दोनों किससे रिलेटेड है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों। तो इस प्रकार से बच्चों इतने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो कि वंशागतिक के आणविक आधार से। इसको आप लोग नोट बना लीजिएगा। नोट के रूप में जो शब्द कहे गए हैं या उसको समझते हुए आप अपने लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं। यह कंसेप्ट पर ही आधारित था। इसके सभी प्रश्न आप लोग अगर इतने प्रश्न प्रत्येक का स्टेप को आप लोग जान लें तो इसी से संबंधित आपके आगे प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक यू बच्चों।